इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। AIR FM गोल्ड 100.1 पर आप सभी सुन रहे हैं किसान की बात, जहां आज मैं हूं आपके साथ अपराजिता और मेरे साथ हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अमित। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कपिला शेखावत, जो हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। स्वागत है डॉक्टर शेखावत आपका स्टूडियो में। धन्यवाद अपराजिता जी। और आज का हमारा विषय है सरसों में समसामयिक कार्य। इस विषय पर आपका कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-234-21093 और 234-21082। साथ ही श्रोतागण हमें SMS कर सकते हैं, गोल्ड टाइप करके 53010 पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ। 3:40 तक हमारी फोन लाइंस चालू रहेंगी। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। बिल्कुल। और इस विषय पर बात करने से पहले क्यों ना चर्चा कर लें कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष पर। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। APMC के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी APMC मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता
आत्मनिर्भर भारत। आइए अब सुनते हैं किसान मित्र राज सिंह इन दोनों कानूनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन है और मैं खेती करता हूँ और स्वयं खेती करता हूँ। मुझे पता है कि ये जो कानून आया है इसके आने वाले समय में किसान के लिए बड़ा हितैषी बनने वाला है और पहली बार किसान को स्वतंत्रता से अपनी फसल कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और कुछ जो किसानों में ये एक बात एमएसपी को लेकर आई, वो कानून में कहीं भी कोई संकट वाली बात मुझे तो लगी नहीं कि किसी फसल के एमएसपी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। और हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, मैं इसका पक्षधर हूँ, मैं इस कानून से संतुष्ट हूँ। मैंने उसको बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के बाद ही मैं उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि इससे पहली बार एक व्यापारी की तरह किसान को अपना सामान बेचने का स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। श्रोताओं, ये थे किसान मित्र राज सिंह। इन्होंने बताया कि कृषि सुधार कानून जो है वो किस प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद है। जी, तो इसके बाद अब बातचीत करते हैं हम आज के विषय की। डॉक्टर कपिला, सरसों में समसामयिक कार्य, इस विषय पर सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों को क्या क्या फायदे हैं सरसों बोने से और क्या महत्व है इसका? अपराजिता जी, अगर कुल तेल की मात्रा की बात करें या तेल की गुणवत्ता की बात करें या यहाँ तक कि लोगों की पसंद की बात भी करें तो सरसों एक आदर्श तिलहन फसल है। इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक है, जैसे 40 से 42% अगर आप एक अच्छी उन्नत किस्म का चुनाव करते हैं। अगर कुल लागत की बात करें तो देखिए प्रति हेक्टेयर केवल 4 से 5 किलोग्राम बीज की इसकी आवश्यकता होती है। 1 या 2 सिंचाई, आप लंबे समय तक सरसों को जो है भंडारण कर सकते हैं। तो ये सारे ही फायदे हैं और किसान भाई लगातार हमारे यहाँ पे सरसों उगाते भी आए हैं और बहुत पुराने समय से ये सबका पसंदीदा तेल भी है। बिल्कुल। और अब तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि एक बार रिफाइंड ऑयल और घी की तरफ लोग चल दिए थे, लेकिन अब फिर सरसों के तेल को घर में ज्यादा महत्व दिया जाता है सब्जी वब्जी बनाने में। बिल्कुल, कच्ची घानी तेल जो है इसका खास तौर पर बहुत ही ज्यादा, और चाहे आप बैंगन का भरता बनाए या मछली भात, सरसों के तेल के बिना ये आपकी रसोई पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा एक नॉर्थ और साउथ दोनों को बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरसों को बोने का जो है वो सही समय क्या है और इसकी फसल जो है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? अमित जी, राई सरसों एक समूह है जिसमें कई है, लेकिन इसमें जो इस ग्रुप में या इस समूह में, लेकिन भारतवर्ष में 7 जो हैं ये उगाई जाती हैं। इसमें तो 2 राई है और 5 सरसों की 2 राई 5 सरसों। बिल्कुल। तो जो हमारे यहाँ जो सबसे पसंदीदा तेल जो है उसको हम भारतीय राई लाहा ये भी कहते हैं। और इसकी बुआई का अगर अपन उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सारे ही क्षेत्र हैं, उसमें जो 15 अक्टूबर जो है इसका सबसे सही समय है बुआई का। लेकिन अगर अपन तोरिया की या तारामीरा की बात करें तो वो ज्यादातर बरानी क्षेत्रों में होता है। तो जैसे ही मानसून खत्म होता है, सितंबर के आखिरी जो आपका पखवाड़ा है, अंतिम मतलब दूसरा पखवाड़ा है, ये आखिरी सप्ताह है, उसमें इसकी बुआई शुरू हो जाती है। पर लेकिन आजकल तो कुछ ऐसी उन्नत किस्मों का विकास हो चुका है जिनको हम पछेती में भी, जैसे मान लीजिए आप 15 नवंबर तक भी आप इनकी सफलतापूर्वक बुआई कर सकते हैं। तो जरूरत ये है कि सही किस्म का आप चुनाव करें, किन क्षेत्रों में आप ले रहे हैं, और रबी से पहले जो खरीफ है उसमें आपकी कौन सी फसल थी और उस फसल से आपका खेत कब खाली होता है, उस पर इसकी बुआई का समय ज्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल। एक बार हम फोन नंबर अनाउंस कर दें। अगर आप भी इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं, यानी कि सरसों में समसामयिक कार्य के विषय में आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें सीधा आज स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यह है एक सजीव प्रसारण। नंबर है 011 लगाएं अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें कॉल करते हैं, और फिर डायल करें 23421082 23421093। जी अमित जी, ये बताइए डॉक्टर साहब की जो पछेती जो है उसमें कौन कौन सी किस्में शामिल हैं? जैसे एक आशीर्वाद बहुत अच्छी किस्म है, पूसा तारक एक पूसा संस्थान से ही निकली हुई किस्म है, स्वर्ण ज्योति है, उसके अलावा गीता है। तो इनमें से अगर आप किसी किस्म का चुनाव करते हैं तो आप 10 से 12 नवंबर तक भी इसकी बुआई सफलतापूर्वक और अच्छे उपज के साथ में ले सकते हैं। सरसों की खेती करने से पहले किस प्रकार की जो तैयारियां वो हमारे किसान मित्रों को करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर शेखावत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो बुआई का सही तरीका है, मुझे लगता है कि आप जब खेत की तैयारी की बात बताएंगी तो उसमें ये चीज भी
जी जी, देखिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि सही समय का चुनाव, सही किस्म का चुनाव। अब बात आती है खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई कैसे करें। तो खेत जो है आप वो चुनाव करें सरसों के लिए जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो। तो और खेत को आप लेवल करके रखें, मतलब लेवलर है, आजकल लेजर लैंड लेवलर की भी हम बात करते हैं। उससे आप देखिए लॉन्ग रन में आपकी जो दक्षता है, पानी लगाते हैं आप, उर्वरक देते हैं, इन सब की दक्षता बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो आप अच्छे खेत का चुनाव करें, मिट्टी अच्छी हो, जल धारण क्षमता अच्छी हो। उसका जो पीएच मान की हम बात करते हैं, ज्यादातर देखिए 7 को हम उदासीन पीएच मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरसों एक इतनी अच्छी मैं कहूंगी फसल है जो अधिक पीएच मान यानी कि 9 पीएच मान तक भी अच्छा उपज देती है। अच्छा। और 2 किस्में ऐसी हैं, CS 52 52 और CS 54 54। ये 2 किस्में ऐसी हैं जो 9 पीएच मान तक भी अच्छा उपज देंगी आपको, जहां मेरे ख्याल से और कोई जैसे धान के अलावा कोई और फसल आपके लिए लेना बहुत अधिक नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल कपिला जी, इस पर हम अपना जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। लेकिन एक फोन कॉल है, कई बार क्या होता है जब हम ज्यादा देर इंतजार कराते हैं फोन पर तो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पहले प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? दिनेश कुमार उपाध्याय। जी दिनेश जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें? सेक्टर 15 E5 नोएडा से। अच्छा, कोई सवाल सरसों से जुड़ा आप आज हमारे वैज्ञानिक से पूछना चाहते हैं? डॉक्टर कपिला शेखावत है हमारे साथ, तो आप पूछ सकते हैं। जी, सरसों जो है वो बहुत ऊर्जावान खेती है। बिल्कुल जी। इसके तेल में जो है बहुत औषधीय गुण है। और देसी घी से अगर हम तुलना करें ना जी, तो जंतुओं से प्राप्त वसा जो होती है जी, उनमें जंतु में अगर किसी किस्म की कोई बीमारी है या कोई जीवाणु है, कुछ है, तो वो सब उसमें होते हैं। लेकिन वनस्पतियों को अगर हम देखें तो ये खुले में होते हैं जी, मैदान में होती है खेती। तो ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, धन्यवाद, इतना ही। जी बहुत हमारी शुक्रिया ही बात को दिनेश जी ने और जो प्रमाणित कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत उपयोगी हो गई है और किचन में औषधि ये गुणों की बात कर रहे थे। तो जहाँ जुकाम हो जाता है ना, तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है। कई बार कहा भी जाता है कि सरसों को तेल को हल्का सा गर्म करके नाभि में लगा ले या थोड़ा सा नाक में लगा ले, तो काफी जो इससे है शरीर कान में दर्द है तो आप हल्का सरसों के साथ। आजकल के समय में तो ये तक बोल रहे हैं कि जैसे अब कोरोना का जो काल चल रहा है, इस समय बोला जाता है कि नाक में आप निकलने से पहले नाक में कुछ बूंद डाल लें और कान में भी कुछ सरसों के तेल की बूंदें डाल लें, तो इससे बहुत ही प्रभावशील ये तेल रहता है। एक शील्ड बना देता है ये थोड़ा सा ना आसपास के जो हमारे जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनसे। खैर ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मौसम की बात करते हैं अब। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। जी, आज का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दिशा रहेगी उत्तर से उत्तर पश्चिम। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा पोटास उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। जी, अपने आज के विषय पर हम एक बार फिर वापस लौटते हैं और बता दें अपने श्रोताओं को कि वो हमें SMS भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कारण से आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 53010। सबसे पहले आपको लिखना होगा गोल्ड, जो कि हमारा की वर्ड है। इसके बिना आपके संदेश हम तक नहीं पहुंचेंगे, तो GOLD गोल्ड जरूर लिखें। एक स्पेस देकर अपना सवाल लिखें, एक जगह छोड़कर अपना नाम, जगह का नाम लिखकर इसे रवाना कर दें 53010 पर। कॉल करने का नंबर एक बार फिर बता देती हूँ। दिल्ली के बाहर से कॉल करते हैं तो 011 लगाएं और नंबर है 23421082, या फिर आप मिला सकते हैं 23421093। और डॉक्टर कपिला, आपसे और जानकारी जो हम जानना चाहते हैं उसमें ये जानना चाहेंगे कि सिंचाई प्रबंधन के लिए एक किसान क्या कर सकता है सरसों की खेती में? जैसे शुरू से ही हम सरसों को उगाने के फायदे किसान भाइयों को बता रहे हैं, तो अगर सिंचाई या कुल जल की मात्रा की अगर अपन बात करें तो सरसों के लिए जल की मांग कम है।
उसी के साथ में उगाई जाने वाली मान लीजिए अगर आप गेहूं की बात करें तो गेहूं में हमें 6 पानी चाहिए। अच्छा। और सरसों में 2 से ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने भी अगर मान लीजिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी की शुरुआत में एक बारिश हो जाती है तो आप दूसरी बारिश भी या जो दूसरी सिंचाई है उसको भी टाल सकते हैं। बिल्कुल। ध्यान रखिए पलेवा देने मतलब बुआई से पहले एक पानी दें जिसे हम पलेवा कहते हैं। उसके बाद आप नम खेत में आप बुआई करें। करीब 30 से 35 दिन पर पहली सिंचाई और उसके फिर 30 से 35 दिन बाद यानी 60 से 65 दिन पर दूसरी सिंचाई दे। उतनी ही 2 सिंचाई सरसों की अच्छी उपज के लिए पर्याप्त होती काफी है। जल प्रबंधन भी अच्छा हो जाता है ताकि जल की। एक फोन कॉल हमारे साथ है, जानते हैं कि किसान भाई हैं या किसान बहन है और क्या सवाल है उनका आज। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं प्रदीप वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से बोल रहा हूँ। मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ जैसे सरसों की खेती है जी, तो उसमें मिक्स खेती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जो आपकी सरसों के साथ उगाए जाने वाली अन्य रबी की फसलें हैं जिसमें गेहूं है, मसूर है, चना है, इनको आप सफलतापूर्वक सरसों के साथ में बुआई कर सकते हैं। और मिश्रित खेती करने के कई लाभ हैं। हम शुरू से ही बात करते आए हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति बनाई रहती है। मान लीजिए अगर आपने बीच में एक चना आप ले लेते हैं या आप मसूर ले लेते हैं तो चूंकि वो एक दलहनी फसल है तो मृदा में यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन और उर्वरता को वो बढ़ाएगी। आप ले सकते हैं, तीनों ही आप फसल ले सकते हैं, गेहूं उसके साथ में मसूर और चना, ये सरसों के साथ में उसमें ली जा सकती है। लेकिन मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये कि मिश्रित की जगह, मिश्रित का मतलब 2 तरह से हो सकता है। यूं ना हो कि आप बीज ही एक साथ मिला दें। आप ऐसा कीजिए रो टू रो अलाइनमेंट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें आप जैसे मान लीजिए 3 या 4 आप पंक्तियां सरसों की लें, उसके बाद आप कुछ जो पंक्तियां हैं वो गेहूं की, चना की लें, तो इससे आपकी कटाई वगैरह या और जो सारे कृषि कार्य हैं वो आसान हो जाएंगे। बिल्कुल। बीजों को एक साथ मिक्स करके बुआई करने की को हम टेक्निकल टर्म्स में मिश्रित खेती कहते हैं। उसकी जगह आप जिसको हम बोलते हैं अंतर फसलीकरण, यानी कि दो खेतियों के बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सरसों की अधिक पैदावार के लिए किसानों को क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? अमित जी, शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा खेत के चुनाव से लेकर, किस्म के चुनाव से लेकर, बीज उपचार के लिए बीज की सही मात्रा डले, पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी हम रखते हैं सरसों में वो किस्मों के लिए करीब 30 सेंटीमीटर है और अगर आप हाइब्रिड या कोई संकर किस्म ले रहे हैं तो उसे 45 सेंटीमीटर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या देखी गई है सरसों में कि सरसों का क्योंकि दाना छोटा होता है तो प्रति जो आपकी रो है या 1 मीटर में बहुत ज्यादा दाने गिर जाते हैं। जी। तो उसके लिए विरलीकरण यानी कि आपको पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखनी है, तभी पौधे का अच्छा बढ़वार होगा। तो विरलीकरण हो गया। सिंचाई की हमने बात कर ली। पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बिल्कुल, जिसको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसमें जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसकी मात्रा है करीब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेश। हालांकि आजकल हम मृदा या सॉइल हेल्थ कार्ड की बात भी करते हैं। मृदा की जांच अवश्य कराएं, उसके आधार पर मात्रा संस्तुतित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों के लिए ये है कि अगर कोई भी तिलहन फसल लेते हैं तो सल्फर जो आपका पोषक तत्व है का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मृदा जांच के आधार पर करीब 30 से 40 किलोग्राम सल्फर अगर आप बुआई के समय डालते हैं तो आपका अंत तक तेल की मात्रा में बहुत आपका इजाफा होगा। और दूसरा जो फफूंद जनित जितनी भी बीमारियां हैं सल्फर के कारण उनका भी नियंत्रण होता है या उनका प्रकोप कम रहता है। जी, बढ़िया। बाजार भाव जान लेते हैं आप। चलो पगडंडी से मंडी। पगडंडी के सहारे चलते चलते पहुंच गए हैं बाजार और आजादपुर मंडी से प्राप्त भाव सूचना के आधार पर बाजार भाव इस प्रकार हैं। सेब 120 रुपए प्रति किलो, शरीफा 110 रुपए किलो, माल्टा 32 रुपए। सब्जियों की अगर बात करें तो बीन्स 25 रुपए प्रति किलो, बैंगन 13 रुपए, पालक 7 रुपए और खीरा 16 रुपए प्रति किलो। तो ये था आज का बाजार भाव। जी, और अब एक बार फिर मुझे लगता है कि शायद हमारे पास एक और फोन कॉल आ रही है, लेकिन
जब तक हम इसे अटेंड करते हैं उससे पहले एक सवाल है डॉक्टर कपिला, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रमुख कीट रोग कौन सा है जो सरसों की फसल को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है या उसको नष्ट कर सकता है? अपराजिता आपने देखा होगा कि सरसों के फूल जितने आपको सुहावने लगते हैं उतने ही कीटों को भी लगते हैं जी। और अच्छा। तो काफी है, इसमें कई कीट हैं। चेपा जो है वो एक मुख्य कीट है, आपने देखा ही होगा। और आप फरवरी के आसपास अगर जाएं तो पीले रंग को बहुत आकर्षित करते हैं। अच्छा। तो उसमें आपको देखना है कि कई सारे ऐसे हमारे जैविक नियंत्रण भी हैं। तो उसमें आप जैसे नीम की जो निबोली है इसके सत का हम करीब 5% घोल बना के अगर छिड़काव कर देते हैं और शुरुआती आपका चेपे का प्रकोप है तो नियंत्रण हो जाता है। आपको देखना है कि ऊपरी जो 10 सेंटीमीटर का आपका फूल है ऊपर, जिसको हम इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं, उसमें 28 से 30 से ज्यादा कीट हैं, तब आपको रासायनिक नियंत्रण पर जाना होगा। जी। इस कीट की खासियत ये है कि बाहर से आता है, बॉर्डर्स पे से आता है और फिर अंदर पहुंचता है। तो आप अपने खेत का ध्यान रखें, बाहर चारों तरफ से घूमते रहें, जैसे जैसे प्रभावित पौधे हैं कोशिश करें उखाड़ के बाहर फेंक दें। अच्छा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रकोप है तो फिर आपको किसी रसायन के ऊपर जाना पड़ सकता है। तो उसमें जैसे एक मेटासिस्टॉक्स नाम का एक रसायन है, उसके अलावा अच्छा। डाइमेथोएट है। अच्छा। या ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल, इनमें से आप किसी भी कीटनाशक का, इमिडोक्लोप्रिड भी एक है, इनमें से आप किसी कीटनाशक का चुनाव करके और जो संस्तुतित मात्रा है उसका ख्याल करके बॉर्डर्स पे से आप छिड़काव शुरू करें तो अंदर तक जो है वो नहीं फैलेगा। एक श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो, फोन लाइन तो ऐसा लग रहा है कि चल रही है लेकिन वो कहीं चले गए हैं। और आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कपिला कि जैसे आपने कीटनाशक की बात बताई, इसमें कोई और आप नाम जोड़ना चाहेंगी? या कीटनाशकों पे मेरा है कि जैसे आप मान लीजिए एक दिन सुबह उठकर महसूस करते हैं कि गले में कुछ खराश है या तो आप सीधा ही डॉक्टर के पास एडमिट नहीं हो जाएंगे। आपकी माता जी कहेंगी कि अदरक की चाय पिला दो, शहद दे दो, ये वो देसी नुस्खे। और आपने देखा होगा कि 90% केसेस में आप ठीक भी हो जाते हैं इस सब से। तो रसायन की जो आप बात कर रहे हैं या मैंने भी जो बात की है वो अंतिम विकल्प है। अच्छा। उससे पहले हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। हम एक येलो स्टिकी कार्ड की बात करते हैं। अच्छा। चेपा जो हमने मुख्य कीट बताया, ये चूसक कीट है। ये क्या करेगा, जैसे आपका फूल से फली बनने लगेगी तब आपके जो ऊपर के उसको चूसना शुरू कर देता है। तो ये पीले रंग के प्रति बहुत आकर्षित होता है। तो येलो स्टिकर हमारे पास कार्ड्स आते हैं। पूसा संस्थान के पास ही एक NCIPM एक संस्थान है, उसने इसकी टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज भी किया है। उन स्टिकर्स को आप कहीं कहीं पर लगा दें। आप कुछ भी ना कर सके तो पीले बोर्ड पे हल्का सा एक पीले रंग का पोत दें, उसके ऊपर थोड़ा कुछ चिपकने जैसी चीज, मान लीजिए ग्रीस या तेल कुछ लगा दें। अच्छा। और अपने खेत में 2-3 जगह गाड़ दें। इतने सारे जो एडल्ट जो है ना, जो वयस्क कीट हैं, वो सब उस पीले की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपक जाएंगे। जब एक इल्यूजन पैदा करते हैं उनके लिए। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से ऐसे छोटे मोटे विकल्प हमको जरूर अब तलाशने की जरूरत है अगर अपने को रसायनों से बचना है तो। कीटों से जुड़ा ही एक सवाल आया है और मुझे लगता है कि अभी आपने शायद इसका उत्तर दे भी दिया है। मेरठ से राजा राम जी पूछते हैं, सरसों में रस चूसक कीट लगने का खतरा रहता है क्या? अगर रहता है तो कैसे बचाव करें? देखिए, मैंने बताया जैसे कि फूल से जब फली बनती है तो बड़ी ही कोमल होती है और वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेज है। कई बार क्या होता है, जैसे पछेती बुआई की हम बात कर रहे थे, अगर समय पर बोई गई फसल है तो नॉर्मली फरवरी के आखिर तक फलियां पूरी बन जाती है। किसी कारणवश आपने लेट कर दिया, और अब होता क्या है आजकल, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज या कुछ ऐसी भी चीजें आने लगी हैं, तो फरवरी के शुरुआत में ही अगर तापमान बढ़ जाता है और उस समय तक अगर आपकी फलियां नहीं बनी है तो कीटों के प्रकोप की समस्या बहुत रहती है। खास तौर पर अगर हमने जो चेपा या माहू भी इसे कहते हैं, लोइया भी कहते हैं, कई इसके लोकल नेम भी हैं, एफिड भी हम जिसको कहते हैं, मस्टर्ड एफिड है, तो ये इसका चूसने का ही काम है। और इसकी बड़ी ही कारगर दवाई है इमिडाक्लोप्रिड। इसकी करीब 65 मिलीलीटर मात्रा आप 200 लीटर पानी में घोलकर अगर 1 एकड़ में छिड़काव कर देते हैं तो ज्यादातर आपका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। बहुत कम केसेस में हो सकता है जब आसपास नियंत्रण नहीं हुआ है, फिर प्रकोप हो, तो 15 दिन में एक छिड़काव आप और कर दें तो इतना पर्याप्त है। और जैसे हम शुरुआत से बात करते हैं, यूकलिप्टस का जो तेल होता है उसके सत से आप छिड़काव कर दें, नीम की निबोली का सत लें, और इस तरह का कुछ अगर आप जैविक विकल्प देखते ही, आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोने के 5 पौधे प्रभावित है, उनको उखाड़ के आप नष्ट कर देते हैं तो उससे आगे नहीं फैलता। अच्छा, मतलब उसकी जड़ काट देते हैं। हाँ, उखाड़ के आप नष्ट कर दीजिए ताकि वो और आगे ना फैले। बिल्कुल। एक और सवाल जो है वो SMS के माध्यम से
आया है गाजियाबाद से। मोहन कुमार पूछते हैं कि कभी-कभी सरसों में सफेद रतुआ का रोग लग जाता है, उससे बचाव कैसे बिल्कुल करें? इसको सफेद रतुआ, व्हाइट रस्ट या सफेद रोली भी हम कहते हैं। इसका पहचान है, ये करीब 50 से 60 दिन पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ही आप दिसंबर के आखिर में, जनवरी की शुरुआत में जब बादल होने लगते हैं, थोड़ा कोहरा होने लगता है और क्लियर सन नहीं होता, ब्राइट सनशाइन नहीं होता, तो ये आप पत्तों को उखाड़ कर उल्टी तरफ से देखिए, आपको ना कॉटन के जैसा, रुई की जैसे फफूंद दिखाई देगी। और 10 पत्तों में से अगर आपको एक पत्ता, मतलब 10 में से एक दिखाई देने लगे, इसका मतलब इस रोग की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। तो शुरुआत, मतलब आपने सुना होगा कि मतलब उपचार से बेहतर है हम उसको बचाओ। तो शुरुआत से ही बीज उपचार की हम बात कर रहे थे, तो एप्रॉन नाम का एक रसायन है, उसकी 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें तो ये बीमारी फफूंद जनित नहीं होती। अच्छा, शुरुआती पौधों को आप हटाएं, प्रभावित पौधों को, तो अच्छा है। बहुत अधिक डेंस आपका नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया विरलीकरण आवश्यक है। अगर नीचे के पौधों तक हवा और लाइट और सूरज का प्रकाश चलता रहेगा तो ये फफूंद जनित बीमारी नहीं होगी। ये कुछ प्रिकॉशंस है। नीचे के पत्तों को आप उखाड़ के सरसों के साग के या पशुओं के खाने के काम में लेंगे तो भी नीचे तक आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अब किसी न किसी रसायन पर जाने की आवश्यकता है, तो डाइथेन M45 है, इसका आप करीब 200 ग्राम मात्रा 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करने से फफूंद जनित बीमारियों से आपके फसल को छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर कपिला, खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है आमतौर पर, तो अगर इसका नियंत्रण करना हो सरसों में तो किस प्रकार से किया जा सकता है? हम इनको साइलेंट किलर्स कहते हैं। मतलब ये आपको खेत में हरा हरा दिखाई देगा, आपको खराब नहीं दिखेगा। प्रभावित अगर किसी कोई बीमारी है तो आपको खराब लगेगा, लेकिन अगर खेत में बथुआ है, खरतुआ है, तो आपको लगेगा ये हमारा खेत ही है। तो जो ये हरा हरा वाला जो है, लेकिन ये अंदर ही अंदर आप देखिए, शुरुआती जो अवस्था है, शुरू के 35 दिन अगर आपने खरपतवार नियंत्रण खेत में कर लिया तो उसके बाद फसल आपकी बढ़ जाती है और खरपतवारों का प्रभाव नहीं रहता। सरसों के लिए खरपतवार नाशक जितने हैं थोड़े कम है, और खड़ी फसल के लिए तो बहुत ही कम है, जो अभी भी रिसर्च या शोध के उसमें है। लेकिन खरपतवार की समस्या के लिए मैं कहूंगी कि एक बार बुआई के बाद में और बीज के अंकुरण से पहले, यानी मान लीजिए आज आपने बुआई की तो 48 घंटे के भीतर अगर आप पेंडिमेथिलीन नाम का जो एक खरपतवार नाशक है, पेंडिमेथिलीन, जी बिल्कुल, उसकी करीब आपको 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर अगर आप 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर देते हैं, या 2.5 एकड़ के लिए जो मैंने मात्रा बताई है, तो शुरुआती आपको जो मैंने बताया 20-25 दिन तक खरपतवार नहीं होंगे। अच्छा, फिर आप पहली सिंचाई देंगे 30-35 दिन के बाद। उसके बाद श्रेष्ठ है कि अगर आप एक दिराई गुड़ाई कर दें। उस समय क्या होता है, क्योंकि स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा है, बीच में पौधा बहुत अधिक नहीं बड़ा होता है, तो अगर आप एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो वातन बढ़ता है, उसके जड़ों तक आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है। पपड़ी जो बन जाती है पानी के बाद में वो भी टूट जाती है। तो ये आप खरपतवार नियंत्रण के लिए सरसों में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है कि वैज्ञानिक ढंग से अगर सरसों की खेती की जाए तो क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? ये एक कंबाइंड एफर्ट है अमित जी, ऐसा नहीं है कि अब स्टेज पर मैं आकर बोलूं। देखिए, कुछ है कि हम खड़ी फसलों में भी जल्दी नियंत्रण हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, किस्म का चुनाव, बीज उपचार, बीज दर, बीज बुआई का सही समय, ये सब आपको ख्याल रखना है, और रोग और कीटों के लिए भी शुरुआत से ही आपको सावधान रहना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिला, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरसों से जुड़ी आज यहाँ किसान की बात में दी, और आपका धन्यवाद करते हैं हम। और मैं यानी कि अपराजिता, जाते कल के विषय के बारे में विदा लेने से पहले अमित को कुछ याद आया, जी बताएं। कल का जो टॉपिक है किसान की बात कार्यक्रम का, उसका शीर्षक है शरदकालीन गन्ने में अंतः फसल की देखभाल, और इस पर विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार पाठक। बिल्कुल, इसी के साथ मुझे भी कुछ याद आ रहा है अमित, कि अगर आपको प्रतिक्रिया देनी है तो kkbongold@gmail.com पर आप लिख भेज सकते हैं। अपराजिता और अमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।